स्वागत है आप सभी दोस्तों का एक और वीडियो में। आज हम लोग सामान्य विज्ञान में भौतिक विज्ञान से 30 अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न देखने वाले हैं, जो कि किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अगर आप वीडियो में पूरा बने रहते हैं, पूरा अंत तक वीडियो देखते हैं, तो आपको ये 30 क्वेश्चंस बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। इसके अलावा और भी प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियो डले हुए हैं, तो आप चाहें तो वो भी जाके देख सकते हैं। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए। देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते कौन सी है? तो देखिए, ऊष्मा संचरण की 3 विधियां होती हैं: चालन, संवहन तथा विकिरण। चालन में ठोस से ठोस में ऊष्मा का प्रसार होता है। संवहन में क्या होता है? द्रव से द्रव में ऊष्मा का प्रसार होता है। और विकिरण में क्या होता है? गैसों से गैसों में या निर्वात में ऊष्मा का प्रसार होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते, तो वो होता है ठोसों में। तो ठोस में कौन सी विधि काम करती है? वो करती है चालन। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, ऊष्मा के स्थानांतरण की किस विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती? मतलब बिना माध्यम के ऊष्मा का प्रसार हो सकता है। तो ये होता है विकिरण में। अभी हमने देखा कि गैसों से गैसों या निर्वात में भी हमें ऊष्मा का अगर संचारण करना हो तो विकिरण विधि से हम ऊष्मा का संचारण कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचार के माध्यम से आती है? तो देखिए, थोड़ा समझ लीजिए, सूर्य से पृथ्वी पर जो ऊष्मा आती है और सूर्य से पृथ्वी का जो रिलेशन है वो या तो कुछ दूर तक कुछ गैसें हैं, उसके अलावा निर्वात है। तो यहाँ पे कौन सा विधि काम करेगा? वो करेगा विकिरण। अभी हमने समझा विकिरण और चालन और संवहन तीनों के बारे में। तो यहाँ पे कौन सी विधि काम करेगी? वो करेगी विकिरण। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, भौतिकी की वह शाखा जो वस्तु की गति का अध्ययन करती है कहलाती है? तो वो कहलाती है यांत्रिकी। यांत्रिकी के अंदर हम क्या करते हैं? गति के बारे में अध्ययन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, दूरी कौन सी राशि है? अदिश है या सदिश है या दोनों है? तो दूरी एक अदिश राशि होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी वस्तु का विस्थापन हो सकता है? ऑप्शन है शून्य, ऋणात्मक, धनात्मक या ये सभी। तो देखिए, वस्तु का विस्थापन हम पॉजिटिव मतलब धनात्मक भी कर सकते हैं, पीछे की तरफ मतलब ऋणात्मक भी कर सकते हैं, या शून्य मतलब जीरो विस्थापन भी हो सकता है। तो ये सभी इसका तीनों कथन सत्य हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से दूरी का मात्रक कौन सा है? तो दूरी का मात्रक आप सभी को पता होगा। जिन क्वेश्चंस के आंसर आपको पता होंगे वो आप पहले से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ताकि हमें समझ में आए कि किस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पता है। तो इसका मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी क्या होती है? मतलब एक निश्चित समय में, एकांक समय में, एक यूनिट समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? वो कहलाती है चाल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, चाल का मात्रक क्या होता है? तो देखिए, चाल का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, हीरा चमकदार दिखाई देता है किसके कारण? तो देखिए, हीरा का जो शेप होता है, स्ट्रक्चर होता है, कुछ ऐसा होता है कि इसमें प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का मतलब ये हुआ कि जो प्रकाश उसके अंदर एक बार प्रवेश कर गई वो उससे बाहर नहीं निकल पाती है, वो लगातार उसी में रिफ्लेक्ट होती रहती है, परावर्तित होती रहती है। इस वजह से हीरा जो है वो अंधेरे में भी चमकदार दिखाई दे सकता है। तो यहाँ पे पूर्ण ऑप्शन नंबर डी में लिखा है सामूहिक आंतरिक परावर्तन, ये इसको पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन सा आभासी बल है? ऑप्शन है अभिकेंद्र बल, प्रतिक्रिया बल, नाभिकीय बल या अपकेंद्र बल। तो देखिए, इन सभी में अपकेंद्र बल एक ऐसा है जो आभासी बल होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, बल की परिभाषा मिलती है गति के प्रथम, तृतीय, द्वितीय और इनमें से कोई नहीं। कौन से नियम से मिलती है? तो गति के द्वितीय नियम से बल की परिभाषा मिलती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, परमाणु बम का विकास किसने किया था? ऑप्शन है वर्नर वॉन ब्रॉन, जे रॉबर्ट ओपेनहीमर, यही किए थे, जे रॉबर्ट ओपेनहीमर, है ना, इनने परमाणु बम का आविष्कार किया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है, किसी गतिशील वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं या क्या कहलाती है? तो देखिए, वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? वो कहलाती है त्वरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 15 है, किसी वस्तु के ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं। तो देखिए त्वरण दो तरीके से हो सकती है। या तो वस्तु अगर उसका गति लगातार बढ़ रहा है, मतलब जैसे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 अगर ऐसा हो रहा है तो उसको कहते हैं त्वरण। और अगर किसी गाड़ी में ब्रेक लगा रहे हैं या वस्तु की गति जो है वो धीरे धीरे कम हो रही है तो उसको कहते हैं मंदन, और इसको ऋणात्मक त्वरण भी कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है, निर्वात में स्वतंत्र रूप से गिरती सभी वस्तुओं के लिए किसका मान समान होगा। ठीक है, अगर निर्वात में कुछ वस्तुएं गिर रही हैं एक साथ तो उसमें कौन सा उनका मान समान होगा, तो उन सभी वस्तुओं का चाल एक समान होगा। देखिए निर्वात में किसी प्रकार का प्रतिक्रिया बल या घर्षण बल या कोई और बल नहीं लगती, क्योंकि कुछ है ही नहीं उसमें, खाली है, तो सभी वस्तुओं का चाल कैसा होगा, समान होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के वर्ग के समानुपाती है तो क्या होगा। त्वरण नियत रहेगा, त्वरण शून्य रहेगा, वेग नियत रहेगा, वेग और त्वरण दोनों परिवर्तित होंगे। इसका क्या होगा, तो इसका त्वरण नियत रहेगा। अगर तय की गई दूरी जो है समय के वर्ग के समानुपाती है तो उसका त्वरण हमेशा नियत रहेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 18 है, वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति किसका उदाहरण है। तो ये उदाहरण है समान वेग समान चाल। ठीक है, वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति किसका उदाहरण है, समान वेग समान चाल। इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको थोड़ा सा भटकाने के लिए एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, तो ये ध्यान से आप थोड़ा सा देखिएगा। अगर आपको लगे तो वीडियो को फिर से रिवर्स करके पॉज करके आप थोड़ा समझ के इसको याद करके ही आगे बढ़िएगा, क्योंकि जो भी आपके एग्जाम्स आने वाले हैं उन सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने सेलेक्ट करके लाए हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है। तो देखिए ग्रीन हाउस गैस मतलब तापमान को नियंत्रित करने, मतलब तापमान को बाहर निकलने और अंदर आने की अनुमति ना देने वाली गैस है, वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। इसको ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण है अपकेंद्रीय बल। ठीक है, अपकेंद्रीय बल के कारण क्रीम जो है वो अलग हो जाती है और बाकी जो उसका हिस्सा रहता है, मतलब दूध का बाकी हिस्सा जो है वो अलग हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सी जड़त्व की माप है। ठीक है, जड़त्व की माप कौन सी है, तो द्रव्यमान जो है वो जड़त्व की माप है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, जड़त्व का गुण है क्या है। ऑप्शन से किसी भी वस्तु में नहीं होता, किसी किसी वस्तु में होता है, प्रत्येक वस्तु में होता है, या केवल गतिशील वस्तु में होता है। तो जड़त्व का गुण जो है वो प्रत्येक वस्तु में होता है, चाहे गतिशील हो, रुकी हुई हो, जैसी भी अवस्था में हो। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, न्यूटन का प्रथम गति का नियम संकल्पना देता है किसकी, संवेग की, ऊर्जा की, कार्य की या जड़त्व की। तो देखिए न्यूटन के गति का प्रथम नियम जो है वो जड़त्व की संकल्पना देता है। बहुत सारे लोगों को याद भी होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 24 है, किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसका संवेग क्या हो जाएगा। तो संवेग भी आधा हो जाएगा, क्योंकि संवेग p बराबर क्या होता है, m इंटू वी होता है। तो v को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा चीज़ 2 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब ये p भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 25 है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्या है। तो ये होता है न्यूटन का तृतीय नियम। ठीक है, एक प्रत्येक क्रिया का एक विपरीत प्रतिक्रिया बल लगता है, वो कौन सा नियम कहलाता है, तो न्यूटन के गति का तीसरा नियम होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 26 है, गुरुत्वाकर्षण की परिभाषा किसने दी थी। तो देखिए गुरुत्वाकर्षण की परिभाषा सबसे पहले दी थी न्यूटन ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, सभी मूल बलों में से सबसे दुर्बल बल कौन सा है। ठीक है, सभी मूल बलों में से दुर्बल सबसे अगर दुर्बलता की बात करें तो सबसे वीक या सबसे कमजोर बल कौन सा है। तो यहाँ पे ऑप्शन है चुंबकीय, नाभिकीय, गुरुत्वीय या स्थिर विद्युत बल। तो यहाँ पे गुरुत्वीय बल जो है वो सबसे दुर्बल बलों में से माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, पृथ्वी द्वारा लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहते हैं। उसको कहते हैं गुरुत्वीय बल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 29 है, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम लागू होता है। ऑप्शन है केवल आकाशीय पिंडों के लिए, केवल अनावेशित कणों के लिए, केवल ग्रहों के लिए या सभी पिंडों के लिए। तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम
सभी पिंडों के लिए लागू होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 30 है, पृष्ठ तनाव की इकाई क्या है? तो पृष्ठ तनाव की इकाई होती है न्यूटन मीटर, न्यूटन पर मीटर, है ना, न्यूटन प्रति मीटर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये 30 प्रश्नों की श्रृंखला थी, इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इसके सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट थे और आई होप कि ये याद भी हो गए होंगे आपको। मिलते हैं इसी तरह की एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।